स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 5 विधायिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका है ना, विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जो लागू करते हैं ना, दूसरा है वो कार्यपालिका है ना, ये जो उस कानून को लागू करती है जो विधायिका जिसको बनाती है। ठीक है, और न्यायपालिका तीसरा है ना, तो न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को है ना वो उसकी रक्षा करती है। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए वह जनता की प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है ना। मतलब यहाँ जो होते हैं सदस्य वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिका जो होती हैं वो काम कैसे करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में ये कैसे मदद करती है। तो इस अध्याय में हम भारत के संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्य तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। जैसे पहला है विधायिका का क्या महत्व है ना, मतलब हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में 2 सदनों की क्यों आवश्यकता है, भारतीय संसद कैसे बनती है, संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, कानून कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है कानून, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर नियंत्रण कैसे बनाए रखती है, इन सब बातों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। तो सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका सैद्धांतिक रूप से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि व्यवस्थापिका ही उन कानूनों का निर्माण करती है जिनके आधार पर जो कार्यपालिका होती है वो शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है आवश्यक आधार की जो आवश्यकता होती है वो प्रदान करती है। इतना ही नहीं, व्यवस्थापिका ही कुछ सीमा तक कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने के साथ ही साथ संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण कार्य भी ये करती है। अतः लोकतंत्र चाहे संसदात्मक हो या अध्यक्षात्मक है ना, दोनों में ही व्यवस्थापिका सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपेक्षा ये विशिष्ट स्थान रखती है। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के प्रकार। तो व्यवस्थापिका का संगठन जो है वो 2 प्रकार का होता है। जिस व्यवस्थापिका में एक ही सदन होते हैं उसे एक सदनात्मक और जिसमें 2 सदन होते हैं उसको द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में प्रथम सदन को निम्न सदन और दूसरे सदन को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, व्यवस्थापिका के संगठन के संबंध में यह एक विवाद का विषय रहा है ना, कि व्यवस्थापिका का एक सदनात्मक मतलब इसको होना चाहिए या द्विसदनात्मक होना चाहिए, इस संबंध में विवाद रहा है। इसलिए वर्तमान समय में जहां एक ओर पाकिस्तान, चीन, पुर्तगाल, यूनान और तुर्की आदि देशों में व्यवस्थापिका का वहाँ पर हमें एक ही सदन देखने को मिलता है ना, वहीं दूसरी ओर भारत है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशों में जो व्यवस्थापिका है वो 2 सदन है वहाँ पर है ना, व्यवस्थापिका के 2 सदन देखने को मिलते हैं। तो इस भिन्नता का मुख्य कारण यह है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में जो गुण पाए जाते हैं वे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के वो दोष माने जाते हैं ना, और जो द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका होती है उसके गुण होते हैं तो वे एक सदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसके इसको दोष माने जाते हैं। तो इन गुण दोषों के आधार पर ही दोनों प्रकार की व्यवस्थापिकाओं के पक्ष तथा विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनका यहाँ पर पृथक पृथक विवेचना हम करेंगे है ना, इसकी अलग अलग विवेचना करेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहले एक सदनात्मक व्यवस्थापिका जो है उसके पक्ष में तर्क है ना, उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क है। तो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में प्रमुख तर्क जो है निम्नलिखित रूप से दिए जाते हैं।
पहला है कानून निर्माण में एकरूपता और राज्य की एकता, है ना। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होने से कानून निर्माण में एकरूपता होती है ना, क्योंकि द्विसदनात्मक में है ना 2 सदन होते हैं, तो उसमें क्या है जो कानून निर्माण है उसमें एकरूपता नहीं आ पाती है। दूसरा है कानून निर्माण में शीघ्रता, है ना। और तीसरा है इसमें मितव्ययता का गुण इसमें पाया जाता है। चौथा इसके पक्ष में तर्क है कि इसके द्वारा जनता का ये सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा है जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होती है वहाँ पर उत्तरदायित्व की जो भावना होती है वो इसमें प्रबल भावना देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं कि इसमें एक नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। ठीक है, पहला तर्क है। दूसरा है अविचारपूर्ण कानून निर्माण की इसमें संभावना होती है। तीसरा है इसमें उत्तेजना जो है, उत्तेजना की जो होती है वो मतलब प्रबल रूप से देखने को मिलता है ना। और शासन में शिथिलता इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कार्यपालिका की स्वतंत्रता का जो है अभाव यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।